सर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी प्रताप विहार इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ लग गई है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं सर? बच्चों की मेहनत वो रंग लाई और इन्होंने अपना कमाल दिखाया। सर सोचा था कि आपके स्कूल के 99% पर बच्चे पहुंच जाएंगे? कभी नहीं, लेकिन विश्वास जरूर था कि ये बच्चे विहान और स्नेह मार्क्स लेकर आएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। तो 99% कौन लाता है? तो मुझे शुरू से ही लगता था कि इस लड़की में कुछ तो है। हाई स्कूल का पहला बोर्ड, सबको बहुत घबराहट होती है। सीबीएसई रिलीजियसली एनसीईआरटी फॉलो करती है, जो स्कूल में बहुत अच्छे से करा देते हैं। सर ये टॉपर्स बच्चों में अलग से कुछ होता है क्या? जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का होता है वो होता है वहाँ के टीचर्स। कितनी रील बनाई थी, कितने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले थे, कितने फेसबुक पे पोस्ट की थी? किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया फर्स्ट रिएक्शन क्या था? काफी शॉकिंग था। क्या जरूरी है, कोचिंग करना, सेल्फ स्टडीज करना या यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस करना? बट अब जब तक आप उसे खुद से अपने उस पर रिवाइज नहीं कर रहे हो तब तक वो आपके ब्रेन में सेटल होकर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा उसे पढ़ लोगे अच्छे से जिस दिन पढ़ाया है तभी वो आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। अब ऐसा लगने लगा है कई बार कि भाई देखिए हम कंज्यूमर हैं और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे 12th या फिर आगे जब कोचिंग करेंगे IIT JEE नीट की, तब आपको रिगरसली पढ़ना पड़ेगा 10-10 घंटा 12-12 घंटा। जो तनाव होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं, वो प्रेशर कैसे मैनेज किया? चेकिंग होने के बाद क्लास में बैठ जाते थे तो वो जो 10 से 15 मिनट रहता था उसमें मैं कोशिश करती थी कि अपने माइंड को रिलैक्स करूँ। तो जब वो मन हटता था तो उस मन को दोबारा से स्टडीज पे कैसे लेके आए? मेरा मानना है 10th में हमें उतनी स्टडीज की नीड नहीं है। टीचर ने उस बच्चे के कान में कुछ कहा और कान में कुछ कहने के बाद वो बच्चा रिलैक्स और अंदर चला गया। तो सर आप कुछ एस्ट्रो भी करवाते हैं? मंत्र फूकने भेजता हूँ मैं टीचर्स को। सर कौन सी बड़ी चुनौतियां स्कूल्स के सामने? पहली चुनौती ये है कि हम बच्चों को ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो बदल रहा है। लेकिन जीवन में एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनते हैं ये सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपने आप को अप्रोचेबल बनाया हुआ है, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी। लेकिन कभी रात में सपना है, क्योंकि अक्सर सपने बहुत आते हैं बच्चों को एग्जाम के बाद कि मैं तो फेल हो गई। एक आया था मैं SST में मेरे 30 नंबर आए। अभी ऐसा लगे कि भाई ये लक्ष्य हमें नहीं मिलने वाला, ये तो असंभव है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा नहीं असंभव है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद अगर उनमें वैल्यूज नहीं है तो क्या होगा? डॉक्टर बनने के बाद किडनी बेचेंगे, इंजीनियर बनने के बाद पुल टूटेगा। सफल होने के लिए क्या जरूरी है, दिमाग, मेहनत या बादाम खाना? बादाम खाने से कभी भी कोई दिमाग नहीं आता और ठोकर खाने से दिमाग आता है। बाकी इस साल का CBSE का पेपर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पिछले सालों से ज़्यादा टफ आया। लेकिन कई बार मार्क्स आने पर दिमाग खराब हो जाता है। फिर अगर आपके आसपास ये माहौल बना है कि वो सेलिब्रेशन ही चल रहा है पूरा 1 महीना 2 महीना, तो बच्चे का दिमाग ऑब्वियसली खराब होने वाला है। मैंने बहुत टाइम टेबल बनाने की कोशिश की लेकिन कभी कोई फॉलो नहीं हुआ। तो टीचरों पर ज़्यादा फेथ रखना चाहिए, ना कि यूट्यूब से आपने ये चीज़ देख ली तो अब हम ये करेंगे। तो मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहूँगी। मेरा गोल है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, वॉर जर्नलिस्ट। सोशल मीडिया को यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मॉनिटर्ड होना चाहिए। कभी देर रात तक पढ़ाई और उस पे दोस्तों की टांग खिंचाई, कभी कभी चुपचाप आंसुओं की वो गवाही जो कहती थी मैं हार नहीं मानूंगी। ये कहानी है उस जिद की, उस जुनून की, उस सफलता की और उस अनुशासन की जो रिजल्ट के दिन चेहरे पे ऐसी खिली कि सब देखते रह गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। CBSE बोर्ड एग्जाम, डर लगता है ना? कई लोगों की धड़कनें इसका नाम सुन के बहुत धड़कने लगती हैं, तेज होने लगती हैं, लेकिन कई लोग इन धड़कनों के साथ ताल मिलाना जानते हैं। और आज ऐसे ही 2 टॉपर्स की कहानी मैं आपके सामने लाऊंगा और उन टॉपर्स की कहानी को गढ़ने वाले प्रिंसिपल साहब भी मेरे साथ होंगे। 99% का बड़ा स्कोर सोच के घबराहट होती है, लेकिन इन बच्चों ने हासिल किया। मेरे साथ आज इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल प्रताप विहार गाजियाबाद के 2 टॉपर विहान और स्नेह मौजूद हैं और विहान और स्नेह की इस कामयाबी को गढ़ने वाले प्रिंसिपल मधुकर प्रिय भी हैं। तो फिर समय को जाया नहीं करते, स्वागत करते हैं तीनों का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत एंड स्पेशल थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सर। सर शुरुआत आप ही से करते हैं जी। सर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी प्रताप विहार इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ लग गई है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं सर? ये तो गाइडेंस से ज़्यादा एग्जीक्यूशन का है। बच्चों को गाइड तो सारे टीचर्स करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स करते हैं, लेकिन बच्चों की मेहनत वो रंग लाई और इन्होंने अपना कमाल दिखाया। सर सोचा था कि आपके स्कूल के 99% पर बच्चे पहुंच जाएंगे? कभी नहीं, लेकिन विश्वास जरूर था। कभी नहीं, मैंने कहा अपने एक्सपीरियंस से, हमारे समय में इतने 99 100 नहीं आते थे। पूरी क्लास की मिला के भी नहीं आते जी थे। बिल्कुल। लेकिन मेरा पूरा विश्वास था कि ये बच्चे विहान और स्नेह खासकर जो शुरू से ही हर चीज़ में
आगे रहे और इन्होंने शुरू से ही क्लास में बहुत एक्टिव रहते थे। तो लगता था कि हाँ ये जो है मार्क्स लेकर आएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। जी स्नेह, शुरुआत आपसे। नर्वस हो, एक्साइटेड हो, एंजाइटी है या फिर मजा आ गया? अच्छा लगा था। कितना अच्छा लगा था? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड किया था, इतना सोचा था कि आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा डाउट भी था कि आ सकते हैं या नहीं। लेकिन जब वो आए तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो 99% कौन लाता है यार? बहुत सारे बच्चे लाते हैं। अच्छा, कब सोचा था स्नेह ने कि अब मुझे टॉप करना है? जब हमारी लास्ट बैच से 98.5% जब आए थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये एक लिमिट, एक स्टैंडर्ड सेट किया है हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए। और तब मैंने सोचा था कि मुझे इसे बीट करना है, इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, इससे ज़्यादा स्कोर करना है। तो तब सोचा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर ये ज़्यादा टीचर्स ने हेल्प किया, हमने साथ में पढ़ाई की, तो लगा था कि हाँ हो सकता है, तो वो हो गया। अच्छा, हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए थे? 10th में कितने आए थे? 92.8। अरे 92 से 99, ये कैसे? बस ये स्कूल की वजह से। एक्चुअली हम नहीं, सर का प्रेशर नहीं है कि स्कूल का नाम लेना है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेशर नहीं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये टीचर्स ने काफी ज्यादा हेल्प की थी। क्योंकि जो मोटिवेशन है, स्पेशली मैं कहूँगी कि मेरी मोटिवेशन की मैं लगातार हार्ड वर्क करती रहूँ, वो स्पेशली मेरी क्लास टीचर अनामिका मैम ने और मेरे बाकी जितने भी टीचर्स थे, सब ने मुझे काफी हेल्प किया था। तो वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो ब्रेक ना हो, उसमें टीचर्स का काफी बड़ा रोल रहा है। एंड स्पेशली मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स भी, अच्छा आई वुड से, क्योंकि उनके साथ जो कंपटीशन रहता था, उससे भी ये रहता था कि उनसे आगे निकलना है। तो उसकी वजह से फिर हार्डवर्क जो है वो छूटा नहीं बीच में, वो ब्रेक नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो विहान, हाई स्कूल का पहला बोर्ड, सबको बहुत घबराहट होती है। सोचा था 90% मार्क्स आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या था मन में पहला थॉट? पहला थॉट था 95% से ऊपर स्कोर करने का, बट उससे ऊपर जितने आ जाए और बढ़िया ही बात है। तो कैसे आ गई है? बोर्ड वालों ने गलत कॉपी चेक कर दी क्या? ऐसा तो नहीं, लिख के तो मैं आया था, पढ़ाई भी करी थी, बट इतना नहीं सोचा था। टारगेट क्या था? टारगेट मेरा 97 था। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रह गया जिसमें लगता था कि थोड़ा सा मैं और मेहनत कर लेता तो फिर थोड़ी सी बात और होती? ऐसे सोशल साइंस। सोशल साइंस टफ सब्जेक्ट था? मेरे लिए बहुत टफ था। प्री बोर्ड्स में कितने आए थे? प्री बोर्ड में सोशल साइंस में तो अच्छे आए थे, पर बोर्ड में जाके पता नहीं क्या हुआ। डिप कर गए, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सर भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये टॉपर्स बच्चों में अलग से कुछ होता है क्या? क्योंकि आप तो बच्चों में ही रहते हैं, तो आपको जैसे पता है, जैसे हम भी एंकरिंग करते हैं तो हमारे पास गेस्ट आते हैं, तो मुझे पता चल जाता है किस गेस्ट की कितनी डेप्थ है। तो सर, आपको पता चल जाता है कि कौन से बच्चे में कितना दम है? ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो टॉपर्स होते हैं वो शुरू से इसलिए पहचान में आ जाते हैं कि क्लास वगैरह में वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। ये यहाँ इस स्कूल में ज्योग्राफी स्टार्ट कराया था मैंने, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है। ओके। तो 11th क्लास में मैं इन बच्चों को पढ़ाता था, और स्नेह जो है वो मुझे बहुत परेशान करती थी, बहुत सारे प्रश्न पूछ के, लेकिन उसके प्रश्न इतने अच्छे होते थे कि जवाब देने में मज़ा आता था, और बाकी के क्लास भी इससे बहुत प्रोत्साहित होते थे। तो मुझे शुरू से ही लगता था कि इस लड़की में कुछ तो है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन के क्वालिटी होते थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, जिससे ना सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, बाकी इस क्लास में जो थोड़े हिचकते थे क्वेश्चन पूछने में, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाया करता था। तो इसलिए मुझे शुरू से इसका एहसास तो था कि ये टॉप करेगी या बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। और ऐसे ही जो भी टॉपर्स रहते हैं उनका शुरू से ही टीचर्स को पता होता है, उनका काम करने का ढंग, उनके रेगुलरिटी, ये सारा कुछ पता लग जाता है। लेकिन सर, जैसे घर में माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक से होते हैं, जाहिर सी बात है टीचर्स के लिए भी सारे बच्चे एक से होते हैं। लेकिन सर, रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा भी अभी देखने को मिला कि जिसने एक्सपेक्ट बहुत किया था उतने नहीं आए। सर, उनको कैसे समझा पा रहे हैं आप? उनको कैसे समझा पा रहे हैं, कैसे काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं? सर, ये टफ टास्क है मुझे लगता है। जो जिनको मार्क्स जितने आने थे उतने आए हैं, ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिसमें वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे और बहुत कम आया। 1-2% का हेर फेर हुआ, जैसे जो सेकंड टॉपर ही रही उसका भी, इसको 3 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 आया है, और उसको भी उम्मीद थी, लेकिन 99 पे वो रह गई। तो 1 नंबर का हेर फेर ऐसा रहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं कुछ गलती हुई होगी। तो ऐसा कोई केस नहीं है जो कि बहुत ही अजूबा रहा कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा आना था और बहुत कम आ गया। तो ऐसा कुछ यानी उम्मीद के आसपास सारी चीजें, उम्मीद के आसपास सब आए। ठीक है। लेकिन इसने, ये सोशल मीडिया का ज़माना है,
कितनी रील बनाई थी, कितने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले थे, कितने फेसबुक पे पोस्ट की थी, क्या किया था सोशल मीडिया का? नहीं, मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। सीरियसली? अच्छा। किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब है, बट कोई अकाउंट या चैनल नहीं है, तो किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर मैं एक्टिव नहीं थी। इनफैक्ट मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल भी नहीं था। क्या बात कर रही हो? हाँ। अभी तक 12th में आप आ गई, आपका अपना मोबाइल फोन आपके पास नहीं है? नहीं है। मम्मा का इस्तेमाल करती थी? तो मम्मी के फ़ोन से मैं पढ़ाई करती थी। एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं लगती थी मुझे कि मुझे ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैंने स्कूल जो है रेगुलरली अटेंड किया, तो मुझे समझ आ जाती थी चीज़ें। जो नहीं आती थी वो मैं पूछ लेती थी, या फिर जो थोड़ा बहुत मुझे एक्स्ट्रा पता करना होता था तो वो मैं मम्मी के आने के बाद उनके मोबाइल से कर लेती थी। जिस दिन रिजल्ट आया फर्स्ट रिएक्शन क्या था? काफ़ी शॉकिंग था। कैसा वाला? हंसी वाला, रोने वाला, कंफ्यूज होने वाला, कैसा था? नहीं, मतलब जैसे सपना सच हो जाए, हाँ। वैसा रिएक्शन था। क्योंकि सोचा था कि इतना आ जाए और फिर वो आ गया, तो थोड़ा सरप्राइजिंग भी था और काफी खुशी महसूस हुई थी उस दिन। तो स्नेह रोई उस दिन? नहीं। आंसू आए? नहीं। रोक लिए? नहीं रोके, आए ही नहीं। आए नहीं, ठीक है। विहान, क्या जरूरी है, कोचिंग करना, सेल्फ स्टडीज करना, या यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस करना? सेल्फ स्टडीज। कैसा लगता है सेल्फ स्टडीज करके? कोचिंग और ट्यूशन से आप बस समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ लिया, हो गया, टीचर्स पढ़ा के चले गए, बट अब जब तक आप उसे खुद से अपने उससे रिवाइज नहीं कर रहे हो तब तक वो आपके ब्रेन में सेटल होकर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा उसे पढ़ लोगे अच्छे से जिस दिन पढ़ाया है, तभी वो आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। नाउ यू हैव टू डू नथिंग, वो आपके ब्रेन में है, बस आपको रिवीजन करना है। बट वहीं पे अगर आप उसे छोड़ दोगे वहीं का वहीं और सिर्फ कोचिंग और ट्यूशन में जाके बस बैठ गए, आपने पढ़ लिया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसे एंड में आके, तो वो सब बकल अप करना पड़ेगा आपको एंड में आके, वो बॉटल अप होके बहुत सारा हो जाता है। लेकिन स्कूल में टीचर समझाते थे वो ज्यादा समझ में आता था, या जो खुद से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते थे बच्चे या आपने पढ़ा वो ज्यादा समझ में आता था? स्कूल का तो ये था, स्कूल में सब पढ़ा रहे हैं, जितना सिलेबस है, जितने PYQ में सब हो रहे हैं, सब कवर हो रहा है, सब अच्छा है। बट जो हायर लेवल चीज़ें होती हैं, जो मतलब कंपटीशन टाइप एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए यूट्यूब टच करो, वो उसमें बढ़िया रहता है। बट वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी भी देखा CBSE में वहाँ तक कोई लेवल जाता ही नहीं। CBSE रिलीजियसली NCERT फॉलो करती है, जो स्कूल में बहुत अच्छे से करा देते हैं। ठीक है, लेकिन सर आजकल जब सोशल मीडिया का हम जिक्र कर रहे हैं तो AI बहुत अपने आप में प्रभावी है, और आपके स्कूल में कई टेक्निक्स ऐसी स्मार्ट क्लासेस तो मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। तो सर ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के समय में एक बच्चे के लिए, बुक्स और स्कूल स्टडीज़ के अलावा? एक्चुअली टेक्नोलॉजी तो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम जस्ट एनेबलर के हिसाब से एज टूल उसको यूज़ करते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। जैसे अगर आप सपोज कुछ आप कोई जोग्राफिकल फीचर ही पढ़ा रहे हो, ठीक बात है, तो अब जोग्राफिकल फीचर आप कितना मुंह से बता पाओगे या कितना आप बोर्ड पे लिख के बता पाओगे उसको, और अगर आपने उसको AI के थ्रू दिखा दिया तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत योगदान रहा है। तो पर सर इस टेक्नोलॉजी को लेके जो थिन लाइन मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं कि उसका मिसयूज ना हो, हाँ, और वो यूज हो जाए, स्कूल कैसे अश्योर करता है बच्चे को लेके? सर देखिए, ऐसा है कि हम अक्सर वर्कशॉप्स लिया करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, इवन पेरेंट भी जो PTM में आते हैं तो हम उनको यही बताते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ही ज़माना है, बच्चों को उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसका ओवर यूज़ सिर्फ टाइम की बर्बादी है। और हम उनको ये कहते हैं, जैसा अभी स्नेह ने कहा कि मेरे पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आज के ज़माने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन होना यही चाहिए कि मोबाइल की क्या ज़रूरत है, जब बच्चा यहाँ पे आ रहा है, सारे टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं सब कुछ, तो उसमें मोबाइल की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी इमरजेंसी हो तो उसके लिए सही है, लेकिन सोशल मीडिया में दिन भर लगे रहना, रील्स देखते रहना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये टाइम का वेस्टेज है। तो ये थोड़ा सा सर, लेकिन जब मैं स्कूल्स को देखता हूँ तो मुझे वो स्कूल कम 5 स्टार होटल ज्यादा नजर आते हैं जी। AC कमरे, लेविश सारी चीजें, बोर्ड भी बहुत हाई फाई, इवन जो टीचर्स हैं वो भी आजकल एकदम मॉडल टाइप रहने लगी हैं सब कुछ। लेकिन मैं इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल को देखता हूँ, तो फिर मैं इन दोनों चीजों में कैसे भेद करूं, या मेरे व्यूअर्स इसे कैसे अलग समझें? आपको क्या लगता है, क्या जरूरी है असल में? देखिए, शुरू से कहा गया है कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो सिंप्लिसिटी,
सिंप्लिसिटी, जितने सिंपल रहेंगे उतना आप एकाग्र हो पाएंगे। अगर आपका अभी से इतना ध्यान रहे कि आपको किस तरह से स्कूल जाना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना होना चाहिए जिसमें बच्चों को शिक्षा मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि आप महल खड़ा कर दें या किला बना दें। हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, जहाँ पे वो है ये है, लेकिन जहाँ नहीं है मुझे लगता है जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का होता है वो होता है वहाँ के टीचर जो हैं वो आत्मा है स्कूल के। अगर वो अच्छे हैं, वो सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो रोल मॉडल भी हैं। अगर आप किस तरीके से आ रहे हैं स्कूल, अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन के आ रहे हैं या एक मॉडल की तरह आ रहे हैं, तो बच्चे भी आपको देखकर शायद उसी को अपनाएंगे, बजाय ये कि वो क्या पढ़ा रहा है। मुझे लगता है टीचर की पहचान उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका पहनावा नहीं। तो इसलिए आपको शायद ये जो फ़र्क महसूस होता है, उसी की वजह से आज ये दोनों बच्चे यहाँ पे हैं। लेकिन सर, स्कूल मैनेजमेंट का और अभिभावकों का रिश्ता बदल गया है। अब ऐसा लगने लगा है कई बार कि भाई देखिए, हम कंज्यूमर हैं और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। एक सर्विस आप मुझको देते हैं जिसके लिए मैं आपको हर महीने पे करता हूँ। सर, इस तरह का रिलेशन जब हो जाता है, क्योंकि हमने तो गुरुओं को भगवान माना है शुरू से, ये भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो रहा है। सर, हम बहुत कमर्शलाइज हो गए हैं क्या? चाहे स्कूल हो चाहे पेरेंट्स हो, दोनों। ये डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने कहा, कुछ स्कूल्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्लैमर आ गया है उसमें, वहाँ पे ये कंज्यूमर वाली बात आ जाती है। लेकिन जहाँ अभी भी सादगी है, वहाँ पे अभिभावक भी जो है वो कुछ सोच के ही बोलते हैं, वो उस तरह से बिहेव नहीं करते, और वो जानते हैं कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी मिल रही है। तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उस तरह से जिक्र नहीं करते कि हम वो कंज्यूमर हैं और हम उनको सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। सर, अभिभावकों का कितना प्रेशर रहता है? पेरेंट्स कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं? और खासकर टॉपर्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा प्रेशर करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि अभिभावक ज़्यादा जो प्रेशर आता है वो क्लास 8 तक है, क्योंकि वो भी पेरेंट्स जो है वो नए नए पेरेंट्स हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं। तो उनको लगता है पता नहीं क्या मिल जाए बच्चों को, या क्या गलती हो जाए तो कहीं टीचर उनको डांट ना दे, कुछ ना हो जाए। मैंने देखा है कई अभिभावक जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं क्लास 8 तक, वही 10 तक आकर हमें बोलते हैं सर इसको ना आप किसी तरह से भी ठीक कर दो, चाहे पनिशमेंट ही देना पड़े। मैंने कहा 8 तक तो आपने कुछ नहीं किया, आप 10th में वो क्यों एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को? तो ऐसा नहीं है। 10th-12th में हमें बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स मिलते हैं, और ठीक है, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह सब दिलाते हैं वो। लेकिन हमें कभी प्रेशराइज, मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा कि कभी भी पेरेंट्स हमें प्रेशराइज करें कि इस बच्चे को इतना आना चाहिए या टॉप ही करेगा या कुछ करेगा। बिकॉज उनको फेथ है, उनको एक विश्वास है हमारे स्कूल से, और यही मैं चाहता हूँ। लेकिन स्नेह जब पढ़ाई कर रही थी तब कोई एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे लेकर था भगवान बस इस सब्जेक्ट से बचा ले, बाकी तो मैं हैंडल कर लूंगी? इंग्लिश। क्यों, क्या लगता था उसमें ऐसा? आई थिंक इंग्लिश हर बच्चे का यही सब्जेक्ट होता है जिसमें वो थोड़ा डाउट करता है कि फुल स्कोर हो सकता है या नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके मार्क्स कट करने के, क्योंकि उसमें छोटे छोटे चीज़ों पर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स है उनमें वर्ड लिमिट्स होती हैं हर सब्जेक्ट के आंसर्स के लिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप थोड़ा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो। लेकिन इंग्लिश में वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है वो पैटर्न, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा हाई चांस होता है कि आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो उसमें लास्ट तक जो है थोड़ा डाउट सब में रहता है। आई थिंक मुझ में भी था कि इंग्लिश ही ऐसा लगता था कि शायद इसमें रह सकता है। तो ये जो प्रेशर होता है और जो तनाव होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं, अच्छे अच्छे वहां पे टेंस हो जाते हैं, वो मैनेज कैसे किया? वो प्रेशर कैसे मैनेज किया? वो जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर जो भी मेरा होता था, मैं टाइम से पहुंचती थी, तो वहाँ पर मम्मी मुझे हमेशा छोड़ने जाती थी। तो बाहर जब तक होते हैं तब तक वो एंजाइटी रहती है, लेकिन जैसे मैं अंदर जाती थी, चेकिंग होने के बाद क्लास में बैठ जाते थे, तो वो जो 10 से 15 मिनट रहता था उसमें मैं कोशिश करती थी कि अपने माइंड को रिलैक्स करूँ, कि जितना मैंने पढ़ा है वही आएगा, और जितना मैंने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। जो जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर पता है तो मैं अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती थी, और कि हाँ मैं पढ़ के आई हूँ, वो कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करती थी। वो जो 10-15 मिनट में एग्जाम हॉल में बैठती थी, फिर स्टार्ट होता था, फिर जैसे आंसर शीट मिलती थी उसमें अपने डिटेल्स फिल करने के बाद फिर वो एंजाइटी नहीं रहती है। अच्छा। क्योंकि फिर आपका फोकस राइटिंग पर चला जाता है कि मुझे एग्जाम लिखना है टाइम से। तो जब तक बाहर हैं एग्जाम सेंटर के तब तक वो ज्यादा रहती है, उसके बाद अंदर आके ठीक हो जाता है, क्योंकि अकेले रहते हैं तो आप अपने माइंड को खुद से समझाने की कोशिश करते हो कि सब सही रहेगा।
ठीक है। लेकिन विहान, कई बार ऐसा भी होगा जब पढ़ाई से मन हटा होगा, तो वो जो मन हटता था, क्योंकि बाकी लोग खेलते भी हैं कूदते भी हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग रूटीन बनाते हैं, तो जब वो मन हटता था तब उस मन को दोबारा से स्टडीज पे कैसे लेके आए? मेरा मानना है 10th में हमें उतनी स्टडीज़ की नीड नहीं है, जैसे 12th या फिर आगे जब कोचिंग करेंगे IIT JEE नीट की, तब आपको रिगरसली पढ़ना पड़ेगा 10-10 घंटा 12-12 घंटा। बट 10th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे आप अगर डेली भी अपना टाइम दे रहे हो, बस रिवाइज कर रहे हो जो क्लासरूम में हुआ है, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई मन हट जाएगा तो ऐसा कुछ हो नहीं जाता। और मन हटता है बिल्कुल कि बच्चे कर रहे हैं चीज़ें, तो उसमें मैक्स टू मैक्स कितना ही मन हटता है, क्योंकि कितना ही हट जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा, लास्ट में आके तो वो पढ़ना ही पड़ेगा जो कराया आज स्कूल में, क्योंकि वही काम छूट जाएगा। स्कूल में जाके क्लास में तो टेस्ट होंगे ही, तो बस वही था कि थोड़ा जो कराया पढ़ लिया, दैट्स इट। बाकी तो एज सच कुछ हुआ नहीं। प्रिंसिपल सर से डर लगता था कभी? मैम बोलेंगी प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगी, काम नहीं करोगे तो? नहीं, ऐसे काम को कोई प्रेशर नहीं था स्कूल वालों की तरफ से। काम नोटबुक तो मांगी तो दे दिया ऐसा वाला। वो मतलब बहुत लीनियंट थे इस चीज़ में कि तुम पढ़ाई कर लो, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, अपना मेन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो हालांकि कई टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन कोई एक ऐसा टीचर जो लगे भाई इसने इतना सपोर्ट किया और ये ना होती या होता तो फिर दिक्कत हो जाती? मेरी क्लास टीचर बोलूँगा मैं, अंजलि सिरोही मैम, वो थी जो पीछे से पढ़ाती तो वो बहुत बढ़िया है नो डाउट, बट वो पीछे से सपोर्ट भी करती थी कि नॉट पॉजिटिवली हमेशा, बट नेगेटिवली भी क्रिटिसाइज करके कि हाँ इसको फील हो कि अब कुछ करना है, हिट हो इसको अंदर से। तो वही बात है, वही चीज़ मोटिवेटेड रखती थी पूरे साल कंसिस्टेंट रहने के लिए। ठीक है सर, अभी ये जो प्रेशर की बात मैंने की ना, पता नहीं, मेरा अपना अनुभव है, हम तो बहुत ओल्ड स्कूल के हो गए हैं, तो मैं जब एग्जामिनेशन सेंटर में देखता हूँ तो सर आपके टीचर्स वहां पहुंचा करते थे, बच्चों को बकअप करते थे और प्रोत्साहित करते थे। सर ये आपका मैनेजमेंट है या टीचर्स खुद से चले जाते थे? नहीं, खुद भी उनका मन रहता था। हमने कभी प्रेशराइज नहीं किया उनको जाने के लिए, वो खुद भी जाना चाहते थे और हम लोग भी भेजते हैं। एक हमारा कल्चर है कि वहाँ पे एक तो बच्चों के साथ एस्कॉर्ट करके जाएं, और दूसरा वहाँ पे भी जो बच्चे आ रहे हैं और जगहों से, उनके भी हौसले बढ़ाएं, वहाँ पे जाके मोटिवेट करें। अपने टीचर जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहता है, उस सब्जेक्ट के टीचर को देख के बच्चों का मनोबल हमेशा बढ़ता है। तो वहाँ पे जाते थे, वो लास्ट टाइम जो लास्ट मिनट डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करते थे वो। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम कभी टीचर को प्रेशराइज किए, वो खुद भी जाना चाहते थे। हालांकि सर मेरा एक अपना अनुभव है, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मैं खड़ा था, हालांकि मैं बच्चे का नाम भी कोट नहीं कर रहा हूँ और टीचर का नाम भी कोट नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चे ने जैसे ही आपकी टीचर को देखा तो टीचर को ऐसा लगा पता नहीं मेरा बच्चा कौन सा मिल गया, और बच्चे ने जैसे उसे विश किया तो वो टीचर ने उस बच्चे के कान में कुछ कहा, और कान में कुछ कहने के बाद वो बच्चा रिलैक्स और अंदर चला गया। तो सर आप कुछ एस्ट्रो भी करवाते हैं तो टीचर्स से? मंत्र फूकने भेजता हूँ मैं टीचर्स को कि वो कुछ भी ऐसा बोल दे कि बच्चे रिलैक्स हो जाएं, और यही मकसद ही होता है टीचर्स को भेजने का वहाँ। लेकिन सर ऑन सीरियस नोट, आपको क्या लगता है कि आज जिस जनरेशन में हम हैं, जब इतना कंपटीशन है, सर कौन सी बड़ी चुनौतियां स्कूल्स के सामने? स्कूल के सामने चुनौतियां जो हैं वो मेजरली मैं कहूँगा 2 हैं। पहली चुनौती ये है कि हम बच्चों को ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो बदल रहा है, सामाजिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी, है ना। तो वो निरंतर बदल रहा है, और ऑल्दो हम कहते हैं कि परिवर्तन ही विकास की प्रकृति का नियम है, लेकिन ये परिवर्तन अपनाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं कहूँगा कि बच्चों से ज़्यादा अभिभावक उनको परिवर्तन को अपनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। तो इसके लिए हम जनरली वर्कशॉप कराया करते हैं, इवन पेरेंट्स भी वर्कशॉप करते हैं, आकर के वो वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। पीटीएम में जितने भी परिवर्तन होते रहते, जितने बदलाव होते रहते हैं, उनके बारे में उनको बताते रहते हैं ताकि उस चीज़ को वो अपना सकें। एक और चुनौती है दूसरी, जो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मेंटल वेलबींग, उनका मानसिक स्वास्थ्य, जिसके लिए हम लाइफ स्किल के कई स्किल्स जो हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में उसको हम समावेश उसका किए हैं, ताकि बच्चों को जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद मिल सके। तो इन सब ये 2 चुनौतियां जो मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन सर कई बार क्या होता है, हालांकि देखिए फिर आप बोलेंगे मैं अपने ही सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हम पढ़े थे, तो उसी के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं अब आंकता हूँ। हमारे टाइम पे प्रिंसिपल रूम में जाना एक बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन आपके रूम में तो रीच सबकी सर, आसानी से लोग आ जाते हैं। आप चॉकलेट्स भी देते हैं, कुछ पता चला मुझे सीक्रेट, वो बादाम वाली होती है कि सर बच्चों के दिमाग के लिए? जी ऐसा नहीं है। ये कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, मैं ये कह रहा हूँ, ये गैप रह जाता है सर उसमें। बहुत जरूरी है सर। और ये उन दिनों की बात होती होगी जब प्रिंसिपल
स्कूल में राउंड्स नहीं लेते, बच्चों से बातचीत नहीं करते, उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, उनका हालचाल नहीं पूछते। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज 2 राउंड तो मैं स्कूल के लेता हूँ, और उस दौरान मैं बच्चों से जरूरी नहीं है कुछ बोल के ही, एक्सप्रेशन के थ्रू भी बात कर लेता हूँ उनसे। और कभी भी मैं देख के लगता हो कि मैं बहुत ही डरावना किस्म का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बच्चों से बहुत कम्युनिकेट करता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स सुनता हूँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। कई बार वो आते हैं हमारे ऑफिस में कि सर ये वो जो भी उनकी डिमांड होती है, तो जो भी मुनासिब होता है वो मैं उनके लिए करता हूँ। उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के चलते शायद वो फ्री फील करते होंगे कि मैंने अपने आप को अप्रोचेबल बनाया हुआ है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो, पहले क्लास टीचर, HM, वाइस प्रिंसिपल, फिर मेरे। लेकिन कई बार होता है कि मुझे प्रिंसिपल से मिलना है, तो मोस्ट वेलकम, दे कैन कम एंड मीट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और कभी भी कुछ अच्छा करते हैं तो उनको मैं चॉकलेट देता हूँ। वो चॉकलेट देखिए रोज खाते होंगे, लेकिन प्रिंसिपल के हाथ से चॉकलेट मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उनको अच्छा लगता है, दे फील गुड अबाउट इट। मैं बताऊँ, ये जब मैं 11th में इनको पढ़ाता था तो चॉकलेट के लिए होड़ होती थी। अच्छा। कोई अगर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तो मैं बोलता था जो भी सबसे पहले बताएगा, क्योंकि इनका बैच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कंपटीशन था। तो उसमें मैं सही जवाब देगा, उनको चॉकलेट, तो मेरे बड़े बड़े चॉकलेट खर्च हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता था जो सबसे पहले देगा। तो वो एक तरह क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करता था, क्विक टू आंसर भी डेवलप करता था। तो इस तरह से तो सर आज से एग्जाम्पल मैंने देखा भी कि मतलब आपके स्टूडेंट कैसे कनेक्ट हैं, क्योंकि स्नेह को ये पता ही नहीं था कि आप भी आज पॉडकास्ट पे आने वाले हैं। और जब स्नेह को पता चला तो ये सरप्राइज हुई, तो मुझे लगा सरप्राइज के साथ ही डरेंगी या हेजिटेट महसूस होगा। तो मैंने पूछा थोड़ा अजीब लग रहा है क्या, सर भी आ रहे? उन्होंने नहीं, मैम तो सो मच हैप्पी, क्योंकि वो तो जब मेरी क्लास में आते थे तो हम मतलब उनका सारे एक्सपीरियंस शेयर किए कि कितना कंफर्टेबल है। तो सर ये कंफर्ट जोन होना और ये जो कम्युनिकेशन लैक अक्सर हो जाता है वो खत्म होना बहुत जरूरी है, तभी डेवलपमेंट हो सकता है, तभी हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। स्नेह, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपकी मम्मी सिंगल पेरेंट हैं और सिंगल पेरेंट वाले चाइल्ड आप हैं, कई बार लगता था कि ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है जीवन में, और अगर पापा भी होते तो फिर कुछ और बात होती। मेरे ख्याल से कभी उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कभी ऐसा फील नहीं होने दिया मम्मी ने कि हम अकेले हैं या कुछ उस तरीके का। जो भी मेरी नीड्स होती हैं सारी फुलफिल वो करती हैं। हाँ, वो हो सकता है बाकी लोग ये सोचें कि अगर होती तो अच्छा होता, मे भी वो अच्छा होता, लेकिन अब जैसा है वो अच्छा है, सबसे अच्छा है। कहीं कभी आइसोलेटेड हुई उसको लेके क्या? कई बार अलोन फील हुआ, क्या लगा कि पता नहीं एक कमी, वैक्यूम हो गया है जीवन में, ये पूरा हो जाता? मम्मा ऑफिस भी जाती हैं, घर में ही अगर मम्मा होती तो ज्यादा बेटर होता। पता नहीं, वो एक्सपीरियंस कभी किया नहीं तो उसके बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन क्योंकि मैं मम्मी के साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, कर सकती हूँ, तो सारी चीज़ें उनके साथ शेयर हो जाती हैं। जैसे भाई बहन के साथ बाकी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उसके ज़्यादा क्योंकि वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की तो मैं बता नहीं सकती कि वो अगर है और नहीं होती तो क्या फ़र्क होता। लेकिन अभी जो है लाइफ में वो सबसे अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी रात में सपना है, क्योंकि अक्सर सपने बहुत आते हैं बच्चों को एग्जाम के बाद कि मैं तो फेल हो गई? नहीं, फेल का तो नहीं आया। ये कॉन्फिडेंस तो हमेशा से रहा है कि पास तो हो ही जाऊंगी। हाँ, इतना तो रहा है। तो कौन सा सपना आया था? सपना नहीं आया। कोई सपना नहीं आया। विहान, कभी कोई सपना आया? ऐसे कोई सपना तो नहीं आया। कौन सा आया था फिर? ऐसा वाला नहीं आया था तो? एक आया था, मैं SST में मेरे 30 नंबर आए 100 में से। तो सपना तो फिर सच नहीं हो पाया। हाँ, ठीक है। लेकिन स्नेह, परिवार, दोस्त, माता पिता, रिश्तेदार एग्जाम से पहले और रिजल्ट आने के बाद कितने बदल गए? माँ बाप तो नहीं बदलते, लेकिन बाकी कुछ लोग जो बदले बदले दिखाई दिए। पहला वाला रिएक्शन भी बताओ, जब और अब जो रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या रिएक्शन है लोगों का? जैसे पहले वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इतने मार्क्स आ जाएंगे या इतना स्कोर कर लोगे, तो थोड़ा कभी कभी प्रेशराइज्ड भी फील होता है कि वो थोड़ा प्रेशर आ रहा है, लेकिन उसको ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। मतलब हम बच्चों को इग्नोर करना पड़ता है। तो हाँ, एग्जाम के बाद जब वो फुलफिल हो जाते हैं तो वो प्राउड वाली फीलिंग उनमें भी दिखती है कि वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। तो पहले वो थोड़ा शायद जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो थोड़ी डाउट के फेयर में रहती है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन जब वो हो जाते हैं तो फिर वो एक प्राउड वाली फीलिंग रहती है। तो ये चेंज थोड़ा सा रहता है कि पहले थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन बाद में फिर वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं।
लेकिन विहान कभी ऐसा लगे कि भाई ये लक्ष्य हमें नहीं मिलने वाला, ये तो असंभव है, तो फिर असंभव को संभव बनाने के लिए क्या टिप आप आज आपको देख रहे सारे बच्चों को देना चाहेंगे? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा नहीं असंभव है, पर अगर मेरे को लास्ट में कैसे लग रहा था तो फिर मैंने अपना टारगेट ही कम कर लिया। तो मैंने 95 से ऊपर मैंने सोचा चल जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे तो मतलब टारगेट को ही कम कर लिया। घबराना नहीं है, टारगेट कम कर लेना है। स्नेह ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब घबराहट होती है, तो अगर घबराहट होती है तो किसी से बात कर लो जिससे आप कर सकते हो। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात कर लेती थी। आपस में हम शेयर करते थे कि हमने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ा है, बताओ तुमने क्या किया है। या फिर कि जैसे अब भी जैसे क्लास 12 के बाद भी CUET एग्ज़ाम है, तो उसमें भी जैसे अगर कभी बीच में लैग होता है तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर लेती हूँ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा मोटिवेट करो मुझे। तो आज जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको नहीं घबराने वाली टिप दे दो, क्योंकि विहान ने जो टिप दी है वो तो बहुत ही अजीब सी है कि टारगेट ही कम कर दो। आपकी क्या टिप हो सकती है? मेरी टिप ये रहेगी कि जो तुमने पहले सोचा है वही सही है। और क्या करें उसके लिए? क्या करें? जैसे मैंने शुरू किया, मैं जब 12th में आया और मैंने शुरू किया, माना मुझे 99 लाने, और बीच में आते आते मुझे पता चल गया भाई मेरी हैसियत से ज्यादा सोच लिया है मैंने, तो फिर मैं क्या करूं, कैसे अपने को वहां तक ले जाऊं? तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि अपनी जितने आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट को सेट करो और फिर उसे अचीव करो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि आप 99-100% स्कोर कर सकते हो, तो उसमें एक फैक्टर ये होता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपके घर पर आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, तो उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप बीच में ब्रेक ना लो, आप जो है कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई के साथ। तो मैं बोलूँगी कि अपने आसपास की चीज़ें, फ्रेंड्स, फैमिली, जो एनवायरनमेंट है उसे थोड़ा अपनी जो गोल है उसके अकॉर्डिंग सेट करो। लेकिन सर मार्कशीट में अच्छे नंबर कैसे लाते हैं ये तो आपने अपने बच्चों को सिखा दिया, लेकिन जीवन में एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनते हैं ये सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जीवन में अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा घनश्याम जी। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि कभी भी जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए ना करें, एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें, बल्कि वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। हाँ, कोई भी पढ़ाई लिखाई ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। आप अपने आप में संवेदनशीलता पैदा करें, धैर्य पैदा करें, दया पैदा करें, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, जो सिटीज़न होता है रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, उसकी तरह आप रहें। तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने में इंसानियत हमेशा बनाए रखो। बड़ों का आदर, छोटों को प्यार, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं न्यू एडमिशन के लिए, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि इनको जब भी आप पढ़ाओ लिखाओ तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, इनमें ये सब बातें भी पैदा करो। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे स्कूल का मोटो है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स देयर शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड। ये वैल्यूज़ यही हैं कि आप उनमें धैर्य, आप उनमें संवेदनशीलता, ये सब चीज़ करो पैदा, ताकि अब देखिए जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स तो बन जाते हैं लोग अपने क्षमता से, अपना मेहनत से, सही बात है, टीचर्स के गाइडेंस से, पेरेंट्स के सपोर्ट से। लेकिन अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद अगर उनमें वैल्यूज़ नहीं हैं तो क्या होगा? डॉक्टर बनने के बाद किडनी बेचेंगे, इंजीनियर बनने के बाद पुल टूटेगा, या IAS ऑफिसर बनने के बाद करप्शन आएगा। सही बात। तो इसलिए इन सब वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा जागृत करने की ज़रूरत है। और यही सब चीज़ मैं जनरली जब भी क्लास में कभी भी कहीं जाता हूँ, किसी क्लास में कभी पहुँच गया मैं, तो ये सारी बातें ज़रूर मैं उनको बताता हूँ। टीचर्स भी अगर 40 मिनट्स का पीरियड है तो 35-30 मिनट्स पढ़ाने के बाद इन सब चीज़ों पे मैंने उनको कहा है कि ज़रूर लेक्चर देने के लिए। लेकिन सर अब कहते हैं कि स्कूल की नौकरी स्कूल जैसी रही नहीं। पहले जो ज़माना था कि भाई स्कूल की नौकरी थोड़ी सी आरामदायक होती थी या लीनियंट होती थी कंपैरेटिवली दूसरी तरफ से। सर एक जिम्मेदारी जो बच्चों की तरफ निभा रहे हैं वो तो शानदार है, लेकिन सर दूसरी आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो आपका अपना स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन कैसा हो, उनको कैसे समझाएं, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हैं तो ऐसा लगता है कि सर या तो प्रेशर है आपका या फिर वो खुद आपने इतना ट्रेन कर दिया उनको। क्योंकि आप एक मैसेज डालिए, माना 15:01 पे मैं डाल रहा हूँ 3:01 पे, तो 3:02 पे मेरे पास हार्ट टू हार्ट रिप्लाई होता है। तो सर ये आपका प्रेशर है क्या? इतना प्रेशराइज किया हुआ है आपने? ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि हाँ गाइडेंस जरूर रहता है उनके ऊपर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे क्या होता है कि जब तक मिट्टी वैसी ना हो ना, तो आप चाहे जितना भी खाद पानी दें, उसमें पेड़ पौधे वैसे उगते नहीं जैसा आप चाहते हैं।
तो इनकी मिट्टी ऐसे ही है, हमें टीचर्स, हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो इसलिए जब भी कोई गाइडेंस देता हूँ तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये उनके अंदर से है। तो तभी वो हमेशा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल से जाने के बाद भी रात भर पढ़ता है, बीच में कभी कोई प्रॉब्लम राइज हुआ तो अगर उस समय पूछ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बताने में कोई दिक्कत नहीं। कई जगह मैंने देखा है और स्कूल्स में भी कि जनरली वो अवॉइड करते हैं व्हाट्सएप का तुरंत जवाब देना या ये करना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया है, बाकी काम तो टीचर्स ही करते हैं। ठीक है, लेकिन सर आपको क्या लगता है सफल होने के लिए क्या जरूरी है, दिमाग, मेहनत या बादाम खाना? मैं तो ये जानता हूँ कि बादाम खाने से कभी भी कोई दिमाग नहीं आता, और ठोकर खाने से दिमाग आता है। हाँ, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और दिमाग का चलाना बहुत ज़रूरी। दिमाग तो सबको होता है, लेकिन वो किस तरह से आप चला रहे हैं, किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा अहम है। कभी विहान ऐसा मन में आया है कि ये व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, मुझे मिल जाए? नहीं। आप सारी साइट्स को यूज कर रहे थे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक? हाँ। आपने कहीं कोई दिक्कत नहीं? ऐसा क्यों? डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे तो बच्चे। वो डिस्ट्रैक्ट होने वाली बात आपकी सही है, बट वो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कैसे यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाओ, रील चला लो आप 1 घंटा 2 घंटा, आपको क्या आप पता भी नहीं चलेगा, टाइम चलेगा। बट वहीं पे आप अगर उसे अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हो, तो आप अगर उसको 15 मिनट पे चला रहे हो तो दैट्स इनफ फॉर यू। अगर आपने कुछ मोटिवेशनल चीज़ देख ली, उस पर आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन मिल गई, या आपने सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ें देख ली उस पर, तो आपको पता है कि अब आपका गोल क्लियर हो गया। या फिर आपके अगर एक्स्ट्रा को करिकुलर्स के लिए आपने इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो दैट्स नो प्रॉब्लम इन इट, तो आप उसे कर सकते हो। बट वही बात है, रील्स अगर आप चलाओगे तो फिर वो 2 घंटे आपको चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा उसमें। सर आपके स्कूल में तो कॉन्ट्रडिक्शन है सर, एक बच्चा आपका कह रहा है कि मेरे पास फोन ही नहीं है, एक कह रहा है मैं सारे यूज करता था। मैं वही देख रहा था। सर कैसे आप अपब्रिंगिंग करते हैं इन लोगों की? मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हर की अपनी मिट्टी होती है। मैं दोनों से ही सहमत हूँ। अगर स्नेह ये कह रहे कि उसके पास फ़ोन नहीं और वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, तो ये उसका अपनी पसंद है उसकी। हो सकता है कि वो अगर उसमें जाए, क्योंकि इसका इंग्रॉस नहीं सर, पर मेरा व्यूअर कंफ्यूज हो जाएगा ना आपके स्कूल को लेके और बच्चों को लेके। मैं इस पॉडकास्ट का करने का मतलब ही है कि मेरा व्यूअर्स, मेरे बच्चे जितने यहाँ देख रहे हैं, वो समझे कि वो कौन सी टिप्स हैं, कौन से फॉर्मूले हैं जिसके जरिए वो अच्छा गेन कर सकते हैं। आपका एक बच्चा कह रहा है मैं तो फोन भी यूज नहीं करता, आपका दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं मैं तो सोशल साइट्स पे रहता था। मैं वही बोल रहा हूँ। तो सर आप बीच की राह दिखाइए आज। अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी है। मैं जानता हूँ स्नेह जो है बहुत हर चीज़ में बहुत एंग्रॉस हो जाती है। मैंने पहले बताया कि बहुत क्वेश्चंस पूछती है, और क्वेश्चंस आदमी तभी पूछता है जब उसके तह में गया हो। तो हो सकता है कि इसको लगता हो अगर मैं सोशल मीडिया में जाऊंगी तो उसके भी तह में जाऊंगी, उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रॉस हो जाऊंगी, जिससे कि पढ़ाई उसका इफेक्टेड होगा। तो इसके केस में तो अच्छा ही है कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती। सेकंड केस, लेकिन सेकंड केस में है कि उसको पता है कि कितना यूज़ करना है। इसमें पेरेंट गाइडेंस, अपना सेल्फ जो होता है कंट्रोल, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसको पता है कि भाई रील्स देखना टाइम वेस्ट का है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इसका, बहुत प्रैक्टिकल है वो, है ना, और इधर इमोशन का ज़्यादा है ना, तो उधर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है कि भाई मुझे ये चीज़ देखना है, ये मुझे मोटिवेट करता है, मुझे ये चीज़ देखना है, 20 मिनट काफ़ी है। तो इसका सेल्फ कंट्रोल है। और इसका जैसे मैंने बताया कि जब पढ़ती है तो पढ़ती चली जाती है। तो मेरे व्यूवर्स क्या करें? मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया को यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मॉनिटर्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी वो एडल्ट नहीं है। अभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कोई भी चीज़ देख कर। तो उसमें पेरेंटल गाइडेंस, टीचर्स गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो देखें सोशल मीडिया। मैं तो जब पेरेंट्स भी आते थे मेरे पास तो मैं बोलता था एग्ज़ाम टाइम भी आप इनसे अगर अब तक मोबाइल दिया है, अगर आप इनसे मोबाइल ले लोगे तो उसका दिमाग वहीं पे रहेगा। इसको दो आधे घंटे के लिए, 40 मिनट्स के लिए, कि भाई ठीक है तुम दोस्तों से बात करो, इंस्टाग्राम में जो करना है कर लो, ताकि वो 40 मिनट्स में देख करके फिर वो मोबाइल से अलग हो जाए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि, क्योंकि आजकल इसका ही ज़माना है, इससे अलग रखना मतलब ज़माने से अलग रखना। आप सोशल मीडिया से इनमें इन्वॉल्व रहो, लेकिन जैसा विहान ने कहा कि यू हैव टू हैव सेल्फ कंट्रोल, यू हैव टू सी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन द सोशल मीडिया, क्योंकि नेगेटिविटी स्प्रेड्स लाइक एनीथिंग। लेकिन सर आपको नहीं लगता एक पेरेंट के लिए बड़ी चुनौती है? हमारा मेरे बच्चे ने मुझसे फोन लिया है, टैब लिया और लैपटॉप लिया, वो देख रहा है, मैं 24 घंटे उसके ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता हूँ, निगरानी नहीं कर सकता हूँ। तो एक पेरेंट कैसे समझे सर, क्योंकि आप तो कई पेरेंट से मिलते हैं, एक पेरेंट कैसे समझे कि मैंने अगर फोन दिया है मेरा बच्चा सही यूज कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने ट्रस्ट दिखाया, आपने उसको कह दिया कि ठीक है, आप अगर आपने क्वालिटी टाइम दिया अपने बच्चे को कि मैं भाई शाम में पूछूंगा आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा,
अगर आपको पता है कि मेरा बच्चा आज पूरे दिन 2 घंटे ही यूज़ कर लिया मोबाइल या सोशल मीडिया, आप पूछेंगे तो जवाब नहीं देगा, आप उसी तरह से उसको काउंसिल करो। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप स्ट्रिक्टली किसी को बोलकर, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। उससे क्या होता है कि विद्रोह की भावना भी जगती है बच्चों में। तो सिर्फ मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग ही इसमें जो है वो कारगर होता है। ठीक है। लेकिन स्नेह, क्या एग्जाम जाने से पहले कोई खास पेन, कोई खास टोटका, या मैं ये करूंगी तो फिर मेरा पेपर अच्छा जाएगा और मैंने ऐसा किया तो अच्छा जाएगा, कुछ ऐसा कुछ मन में चल रहा था, मैं यही करके जाती हूँ, मैं इसी पेन से इस्तेमाल करूंगी तो मेरे मार्क्स अच्छे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक टोटका? पेन कोई भी हो, लिखना आपको ही है। तो पेन का ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मम्मी ने मुझे नया पेन खुद से लाके भी दिया था, लेकिन मैंने ज़्यादातर एग्जाम में दूसरे पेन से लिखा था, क्योंकि उससे मेरी स्पीड जो है कम हो रही थी। लेकिन जिस भी एग्जाम में मैंने तो अलग अलग पेन का भी मैंने यूज़ किया है। तो पेन से कुछ नहीं होता, अगर आपको आंसर पता है तो आप किसी भी पेन से लिख दोगे। ठीक है। आपका कोई ऐसा टोटका रहा हो जो आपने अपनाया हो एग्जाम से पहले? नहीं, मेरा ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं था। ऑल्दो घर वालों का था, बट फिर मैं उस पर ज़्यादा कंसीडर नहीं करता था उसको, क्योंकि मुझे पता है जो मैं लिख के आऊँगा, जो मैं पढ़ा हूँ, उसी पे मार्क्स मिलने हैं। बाकी फिर और चीज़ें तो होती रहती हैं। तो बस। तो आप तो सोशल मीडिया पे रहे, तो एक सवाल आपसे कि यही कि अगर पढ़ाई एक वीडियो गेम होता तो फिर एग्जाम सबसे मुश्किल लेवल कौन सा था? वीडियो गेम में लेवल होते हैं ना, तो ये सीबीएसई एग्जाम उस लेवल कौन सा वाला था? सोशल साइंस सबसे मुश्किल लेवल पे था मेरे हिसाब से। तो बाकी इस साल का सीबीएसई का पेपर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पिछले सालों से ज़्यादा टफ आया, ऐसा और लोग भी कह रहे हैं, और रिजल्ट भी दिखाता है। तो वही बात है, और तो ऐसा कुछ नहीं था। पेपर मतलब पढ़ाई तो कर ही दोगे। लेकिन कई बार मार्क्स आने पर दिमाग खराब हो जाता है। हाँ। क्या ये गुंजाइश रहती है? बिल्कुल रहती है, बट फिर मेरे हिसाब से वो दिमाग खराब तब होता है जब आपके आसपास वाले आपका दिमाग खराब कर रहे होते हैं। मेरा ये मानना है, मार्क्स आ गए आपके, एक दिन आपने जश्न मनाया, 2 दिन मनाया, दैट्स इट, हो गया, अब बात खत्म हो गई। आ गए तो ठीक है, नहीं भी आए तो भी ठीक है, अब आप आगे का देखो। बट फिर अगर आपके आसपास ये माहौल बना है कि वो सेलिब्रेशन ही चल रहा है पूरा 1 महीना 2 महीना, तो बच्चे का दिमाग ऑब्वियसली खराब होने ही वाला है। और अगर कोई बच्चा अब जो इस बार हाई स्कूल में आया है, उसको तैयारी करनी है और उसको विहान जैसा टॉप करना है या मार्क्स लाने, तो क्या 3 बड़ी ऐसी चीजें कर ले? 3 बड़ी चीज मेरा ये था, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा था। सबसे पहली बात, बीच में शायद छोड़ा भी 1-2 हफ्ते के लिए, बट फिर वो स्टार्ट से पढ़ा था मैंने, तो वो कंटिन्यूटी बनी रही पूरे साल। और दूसरी सबसे बड़ी ये चीज़ है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मेरा सोशल साइंस में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो उस वजह से मैंने 4 मार्क्स खोए भी उसमें। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट पसंद है तो उसी में आप पूरा इंडल्ज हो, मैथ्स पसंद है बस मैथ्स ही कर रहे हो दिन भर। आपको और छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है, हिंदी इंग्लिश में भी आपको टाइम देना है। लास्ट में जाके बहुत लोग सोचते हैं कि लास्ट में जाके इंग्लिश हिंदी हो जाएगा, बट फिर वो दिक्कत करता है आगे। और थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, कुछ नहीं, टीचर जो बोल रहे हैं वही सुनो। मतलब बच्चे ऐसे सोचते हैं कि उन्हें टीचरों से ज़्यादा पता है, बट फिर वो आगे जाके उनको खुद ही बैकलैश मिलता है उस चीज़ का, क्योंकि टीचर जो है वो इतने सालों से अपना ही बोर्ड नहीं दिया टीचर ने, और बच्चों के साथ औरों का बोर्ड भी दिया है। तो टीचरों पर ज़्यादा फेथ रखना चाहिए, ना कि यूट्यूब से आपने ये चीज़ देख ली तो अब हम यही करेंगे। स्नेह, 12वीं, क्योंकि 10th में तो मार्क्स आ जाते हैं, उसको फिर 12th तक मेंटेन करना है असल में। इसने तो उनको टिप्स दी जो अब 10th में आ रहे हैं, लेकिन 10th में जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ गए, अब उनको 12th में भी मेंटेन करना है। क्या 3 बड़ी बातें हैं? तो 10th के बाद सबसे पहले तो वो स्ट्रीम अपनी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ये कहूँगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको फ्यूचर में करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट करोगे। फिर उसमें सबसे पहली टिप मेरी ये रहेगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको समझकर पढ़ो, क्योंकि अगर आप रट्टा मार रहे हो तो उससे आप 1-2 दिन तक ही याद रख सकते हो, उसके बाद भूल जाओगे। जैसे मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मेरा उनमें इंटरेस्ट था, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं भी है तो उसे भी समझने की कोशिश करो, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो ताकि आप उसे समझ पाओ। क्योंकि जो आपको आता है उसे तो आप कर लोगे, आपको पता है, लेकिन जो नहीं आता उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, तो उसमें कम टाइम देने की ज़रूरत थी, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि आप ज़्यादा टाइम देते हो, तो वो ज़्यादा टाइम जो आप दे रहे हो वो एक ही चीज़ पर रिपीट नहीं कर रहे हो। ये मेंटेन करना ज़रूरी है कि जो आपको चैप्टर आता है आप सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड थिंग कि आपको रिवीजन काफ़ी करनी है, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो उसे तो आप भूल जाओगे। फिर भी आपको याद रहेगा हल्का फुल्का, लेकिन आपको अच्छे से जो आपको करना है वो उस लेवल, बेस्ट लेवल पर नहीं हो पाएगा। और थर्डली अपनी मोटिवेशन रखो, क्योंकि आपके जो भी टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं
कि आपको क्या चीज किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन कितने घंटे पढ़ना है वो हर किसी का अपना अपना। आपने कितने घंटे पढ़ा था? मेरा टाइम टेबल नहीं था, मैं अपने डेली के टास्क बनाती थी कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का इतना करना है। मैंने बहुत टाइम टेबल बनाने की कोशिश की लेकिन कभी कोई फॉलो नहीं हुआ। और मेरे फ्रेंड्स में भी जैसे हम अगर टाइम टेबल कोई बनाते थे तो मतलब हाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं उनसे फॉलो भी हो जाते हैं, लेकिन मैं जो टाइम टेबल बनाती थी तो मैं कभी फॉलो नहीं कर पाती थी। तो मैंने डेली टास्क बनाने शुरू किए कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये करना है। और ऐसा भी होता है कि आप सभी सब्जेक्ट एक ही दिन में नहीं कर पाते, तो आप एक बैलेंस बनाकर रखो कि आज मुझे 2 ही सब्जेक्ट करने हैं, इतना करना है, नेक्स्ट डे अलग सब्जेक्ट करना है। तो डेली टास्क में करती थी, टाइम टेबल नहीं था। तो दिन में ज्यादा पढ़ते थे कि रात में ज्यादा पढ़ते थे? मैं दिन में पढ़ती हूँ। अच्छा, रात में नहीं? नहीं, रात में मैं कभी नहीं पढ़ा। मैंने 10th में सिर्फ मैथ्स के एग्जाम के लिए पहली बार रात में पढ़ा था, वरना मैं हमेशा दिन में पढ़ती हूँ। मेरा फोकस दिन में ज्यादा रहता है, कंसंट्रेशन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको रात में ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो वो हर बच्चे का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। तो विहान आपका स्केड्यूल क्या रहा पढ़ाई का? कितने घंटे पढ़ते थे और दिन में की रात में? कितने घंटे पढ़ते थे ये तो सवाल मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप पढ़ाई पे फोकस करो, घंटे देखने की आपको जरूरत नहीं है, क्या कंटेंट पढ़ रहे हो दैट्स इनफ। आप मैं तय करूंगा ना मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना है। नहीं, आप उस हिसाब से चलेंगे तो फिर आपका कुछ ना कुछ छूटेगा। आप अगर घंटे देख रहे हो तो आपका कंटेंट छूट जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। आपको अपना फोकस बनाने है कि आज स्कूल में ये चैप्टर हुआ, मुझे ये चैप्टर करना है, चाहे अब इसमें 10 घंटे लग जाए पर मैं करके उठूंगा। और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उसके बीच में कि दोस्त आ गए तो दोस्तों के साथ चले गए, किसी का टेक्स्ट आ गया तो रिप्लाई कर दिया। और मेरी बात रही तो मैं तो रात में पढ़ता था, मेरे से पढ़ा नहीं जाता दिन में। रात में मैं पूरी रात पढ़ लूंगा बट दिन में मैं 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाऊंगा। सर आपके टॉपर्स तो बड़े कॉन्ट्रडिक्शन है सर, आपके टॉपर्स में तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है सर। लेकिन सही कह रहे हैं कि अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी है, अपना अपना कैपेबिलिटी है, और कभी उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि अगर वो बोल रहा है मैं दिन में पढ़ूंगा तो मैं भी दिन में ही पढ़ूंगा। आपको अगर रात में कॉन्सेंट्रेशन हो तो रात में पढ़िए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि आपकी नींद जरूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी खासकर एग्जाम के पहले तो उस समय आपके नर्व्स काम नहीं करेंगे और आप शायद पढ़ा हुआ चीज भी उतने अच्छे से नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, इतना अच्छे से कर सकते हैं। तो नींद कम से कम 6 घंटे की तो होनी चाहिए। ठीक है, पॉडकास्ट के वाइंड अप टाइम पे जा रहे हैं, लेकिन इसने आगे क्या सोचा, क्या बनना है? मुझे शॉर्ट टर्म में तो अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, एंड लॉन्ग टर्म में अगर मैं बोलूँ तो या तो मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहूँगी या फिर खुद टीचिंग करियर में आना चाहूँगी। और बाकी फ्यूचर में जिस तरीके से होता है उस पर डिपेंड करता है कि लाइफ कैसे जाती है। और स्कूल के लिए अगर थैंक्स कहना हो तो आज कैसे कहेंगी? स्कूल के लिए थैंक्स यही कहूँगी कि उन्होंने जो मुझे दिया है, मेरे लाइफ का एक फाउंडेशन बनाया उन्होंने, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, उन्होंने जो वैल्यूज़ मुझे दिए, क्योंकि जो लास्ट के 11-12 में जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो लास्ट के सारे 10 साल जो आप स्कूल में बिताते हो उससे काफ़ी अलग रहता है। क्योंकि अभी आपको एक एज अ फ्रेंड और एक अडल्ट की तरह भी स्कूल में ट्रीट किया जाता है। आपसे राय पूछी जाती है, तो आपका जो माइंड, जो हॉरिजन डेवलप होता है 11-12 में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है 11-12 में। तो उन्होंने मुझे लाइफ के लिए प्रिपेयर किया है। अब उसके लिए मैं यही थैंक यू बोल सकती हूँ कि उन्होंने जो किया है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा याद रखूँगी उन्हें। ठीक है, विहान आगे की राह कैसे देखते हैं, क्या बनना है, जीवन का मोटिव क्या है? अभी तो मैंने PCM लिया है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में ही है, बट मेरे को ये सब नहीं है कि मैं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मेरा गोल है मुझे जर्नलिस्ट बनना है, वॉर जर्नलिस्ट। वो भी तो मैं अभी तो फोकस मेरा उस पर ही है। पर PCM के साथ वॉर जर्नलिस्ट से तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये नहीं सर, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। साइंस स्ट्रीम आपको एक बहुत ज़्यादा वाइड और डाइवर्स ऑप्शन देती है कि आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। वो तो आजकल ऐसा है कि माना जाता है हमारी सोसाइटी में, बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिया है 10th में, अब वो साइंस लेगा, साइंस ले ली, अब इंजीनियरिंग करेगा या फिर नीट निकालेगा। बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, तो मैं उस चीज़ में जाऊँगा ही क्यों। ठीक है, स्कूल के लिए आखिरी शब्द क्या होंगे थैंक्स के तौर पर इस पॉडकास्ट के? हाँ, स्कूल ने अभी तक तो स्कूल वंडरफुल रहा है मेरे लिए, बहुत बढ़िया जर्नी रही है। अब मैं होप करता हूँ आगे के जो 2 साल बचे हैं वो इससे भी बढ़िया हूँ और 12th में भी मेरा पॉडकास्ट ऐसे आए। बस थैंक यू सो मच स्कूल के लिए, तो इतना ही अभी क्या ही एक्सप्रेस। ठीक है, लेकिन सर आपकी बारी। सर स्कूल में कितना ज़रूरी है वो बॉन्ड जो मैनेजमेंट, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ, स्कूल मैनेजमेंट और फैकल्टीज, बच्चे और पेरेंट्स के बीच होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं सर आपके इस पूरे
प्रोसेस के, इस मैकेनिज्म के, कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है और हमारे स्कूल में इस चीज़ को बहुत बखूबी निभाया जाता है। हमारी मैनेजमेंट, मैं कहूँगा एक्सीलेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि वो हमें सुविधाएं प्रदान करती हैं और जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं बहुत ही, मैं नहीं कहूँगा कि हमारा बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच स्कूल है, लेकिन जो रिसोर्स उन्होंने दिए हैं वो बहुत है। और जो शिक्षक हैं वो इन रिसोर्स के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो आत्मा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो स्कूल की आत्मा होती है, वो तौर तरीके सिखाती है, नॉलेज देती है और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं बच्चों को, और बच्चे इनको सीख करके हमारे देश का भविष्य बनाते हैं। साथ में पेरेंट्स, जो भी अभिभावक हैं हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे साझेदार हैं, दे आर आवर पार्टनर्स, जिनके साथ मिलकर हम उनसे हमेशा कम्युनिकेशन रखते हैं, पीटीएम में या ऐसे भी उनको बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, और कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो पेरेंट्स के साथ हम उनको साथ में रख के करते हैं। तो इन चारों का होना बहुत ज़रूरी है। सब चारों मिलकर काम करते हैं तो स्कूल बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन सर पेरेंट्स कई बार खफा भी रहते हैं, मैंने देखा है, आपके ही नहीं, मतलब कहीं भी स्कूल में, नहीं कि भाई आप फीस बढ़ा देते हैं, ये बुक्स यहीं से लेनी है, और इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं कि हमारा बच्चा तो उसी में लगा रहता है। सर ये बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए, फीस बढ़ाने की जहाँ बात है वो तो हर जगह हर स्कूल बढ़ाता है फीस, हम तो बहुत नॉमिनल फीस बढ़ाते हैं। और जहाँ तक बुक्स की बात है या यूनिफॉर्म की बात है, हमने कभी किसी को कंपेल नहीं किया कि यूनिफॉर्म, हम तो उनको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि और जगह ना भटके, स्कूल में आए तो स्कूल में ही बुक्स हैं अवेलेबल, आप लेना है तो वहाँ से ले लें, यूनिफॉर्म यहाँ से लेना है तो ले लें, वरना बगल में ही हमारे एक बुक शॉप है मार्केट में, पेरेंट्स वहाँ से भी लेते हैं। हमें कभी कोई आपत्ति नहीं, हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन सर अब तो ये पार्टी टाइम है, तो आपके बच्चे और आपके स्कूल ने टॉप किया है, सर इस पार्टी में क्या क्या होने जा रहा है? पार्टी में हम तो हाई टी रखते हैं, ये हमारा कल्चर है कि हम 10-12 के बच्चे 90% अबव जो लाते हैं और टॉपर्स हैं, उनको मैनेजमेंट एक हाई टी पे बुलाती है और वहाँ पे उनको अवार्ड भी दिया जाता है। सो सर कैश रिवॉर्ड भी होता है, मैंने देखा एनुअल फंक्शन में कैश अवार्ड भी होता है, मेमेंटोस भी दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं और उनको एक पहचान मिलती है। ठीक है सर, सारे अभिभावक आपको देख रहे हैं सर इस वक्त, जितने आपके स्कूल के हैं, उसके अलावा भी आपको देख रहे हैं सर, 30 सेकंड में अगर कुछ कहना चाहें, दिल की बात जो आज तक नहीं कह पाए थे। नहीं, मैं दिल की बात हमेशा अपने अभिभावक से करता हूँ, फिर से नमस्कार करता हूँ उनको जो हमें देख रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँ कि आप उनके फर्स्ट टीचर हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टीचर हैं, और उनको आप सिर्फ, जैसा पहले ही मैंने कहा कि उनको सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए तैयार ना करें, बल्कि उनमें इंसानियत भरें और उनको पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की बात कहें। हमेशा मैं कहता हूँ जब बच्चे लेट आते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है जब बच्चे आए स्कूल में तो बहुत अच्छे से उनका स्वागत हो, ना कि सवालों से। तो थोड़ा सा उनकी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें, डिसिप्लिन का ध्यान रखें। बाकी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, उनसे मुझे ज़्यादा बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस नहीं। ठीक है सर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार भी आप ही के स्कूल के बच्चे टॉप आएंगे और हम और आप फिर पॉडकास्ट कर रहे होंगे। जी जरूर। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू स्नेह और थैंक यू विहान आपका। तो आज का ये पॉडकास्ट में उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा ही सही कुछ तो सिखाने वाला रहा है, और जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है स्कूल के और पेरेंट्स के बीच में अक्सर, उसमें थोड़ी ही सही कहीं ना कहीं नरम दिली आप भी महसूस कर पाए होंगे। और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि जब आपके बच्चे निखरते हैं, संवरते हैं, उज्जवल भविष्य उनका आता है, तो फिर बात कुछ और होती है। तो ढेर सारी विशेष, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम में, 12th बोर्ड के एग्जाम में धमाल कर चुके हैं, और आप ऐसे ही करते रहेंगे, मुझको उम्मीद है। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपके आदत में शुमार है। आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, ये मैं चाहता हूँ। हाँ, याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।